यूनुस साहब लिखा है, यमन के हौती का बयान, अब हम इजराइल के साथ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। हथियार पहुंच सकते हैं तो क्या हमारे लड़ाके सही जगह पे नहीं पहुंच सकते? मैं फजील साहब, मैं और बातें तो करूंगा, और मैं आपको बता दूं जो लोग हमसे जुड़े हैं, फजील साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और फजील साहब की बड़ी अच्छी नजर है। मैंने जिस तरह से देखा चीजों को, और कई प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, कई बातें ऐसी फजील साहब ने कही जो जाके बाद में सामने आई, वो चीज सही साबित हुई। तो इसलिए भी आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं, और बहुत सादा जबान में बात करते हैं। कैप्टन साहब जैसे हमारे हैं तो थोड़ा से टेक्निकल और वो तमाम, लेकिन फजील साहब दो टूक सामने। फजील साहब, आपने इसके बारे में कहा था कि जमीनी जंग या इस तरह से जो है ग्राउंड ऑपरेशन होगा, हो सकता है। आज जो है हौती ने ये ऐलान कर दिया है कि जब हमारे हथियार पहुंच सकते हैं वहां तक, तो हमारे फौजी क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या वाकई कोई तैयारी है? क्योंकि इसराइल इस वक्त जो है बहुत बड़ी पोजीशन में नहीं है। अमेरिका में भी इस वक्त दो हुकूमतें एक तरीके से, एक जो बाइडेन जो जा रहे हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं। तो अभी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है वहां पे कि कौन किसके साथ है, कौन कितना पावर किसके साथ जो है लगा रहा है। तो क्या ये मौका सही है? मैंने आपको पहले भी कहा था, और मुझे तो ये उम्मीद थी कि 7 तारीख से पहले हो जाता, लेकिन उसके बाद जिस तरह से थोड़ा खामोशी थी, पूरे इजराइल में भी थी, हुतीज में भी थी, और ईरान में भी थी, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इनका ट्रम्प से कोई जो इन लोगों की बातचीत जरूर हो रही है, इसलिए खामोशी है। क्योंकि देखिए, जंग तो कभी भी अच्छी नहीं होती है आम इंसान के लिए। जो बड़े नेता होते हैं, कंट्री हेड होते हैं या बड़े अफसर होते हैं, वो लोग तो बंकर में छिप जाते हैं। सॉरी। लेकिन आम आदमी मारा जाता है। अब देखिए, जो मैंने बात कहा था कि हूती ने कह दिया, जब हूती ने कह दिया तो लेबनान का भी मान लीजिए कि कह ही दिया उसने। और अब इजराइल पर अगर आप सिर्फ हवाई हमला करेंगे, उसका सलूशन नहीं है, जब तक कि आप अंदर घुसना नहीं चाहते। यदि आप अंदर घुस सकते हैं तभी हो सकता है। और इजराइल की जो आईडीएफ सेना है, उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि उनके सैनिक बहुत कमजोर हैं। वो पिज्जा बर्गर के सैनिक हैं, वो ट्रेंड सैनिक नहीं है। वो हथियार के बल पर दुनिया को लोग डरवा रहे थे, लेकिन जब सामना हुआ तो पता चल गया कि हमास से ही भाग चले वो लोग, और हजारों सैनिक हमास के बंधक में है। ये बात कोई माने या ना माने, मेरा अपना तजर्बा बता रहा है कि हजारों सैनिक आईडीएफ के हमास के बंधन में है। वो बात, हमास चूंकि अभी विक्टिम कार्ड खेल रहा है, अभी दुनिया की हमदर्दी ले रहा है कि हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हमको मार रहे हैं, हम बीमार हैं, हमको पीट रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं। और जब सही अगर वो डिक्लेयर करते हैं तो वो हमदर्दी धीरे धीरे बदल जाएगी। इसलिए हमास अभी कुछ बोल नहीं रहा, वो विक्टिम कार्ड जो चल रहा है दुनिया में वो चल रहा है। अब इजराइल का नेतन्याहू जो है वो प्रो बाइडेन थे, अब आ गए हैं ट्रम्प, और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर के, जो अमेरिकन मुसलमानों ने वोट भी दिया इनको, तो ये अंदर अगर घुसने की बात कर रहे हैं तो ये होना ही था और होगा, आज नहीं कल होगा। चाहे 20 तारीख 20 जनवरी से पहले हो जाए या 20 जनवरी के बाद हो, या नेतन्याहू के जेल जाने के बाद हो, कभी भी ये होगा। क्योंकि बिना पैदल सेना घुसे आप कभी भी कब्जा नहीं कर सकते। जब तक झंडा नहीं गाड़ते हैं तब तक आपका कब्जा नहीं माना जाता है। तो झंडा गाड़ने के लिए पैदल सेना, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे इन्फेंट्री जिसकी मजबूत है वो सेना मजबूत होती है। किसी का एयरफोर्स और किसी की चीजें, ठीक है, वो हथियार की लड़ाई होती है, लेकिन हथियार चलाने वाले का कलेजा ही अगर कमजोर है तो क्या करेगा? लड़ाई लड़के लड़ाई लड़ नहीं पाएगा। जो सैनिक बम के गिरने से बेहोश हो जाए, कह रहे ऐसी आवाज ही कभी ना सैनिक सुना हो, और वो बम गिरने से उनकी आवाज से बेहोश हो जा रहा है, वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? पैदल कुछ नहीं लड़ सकते ये लोग। इजराइल को भी ये बात पता है। लोग फौज छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, और सिर्फ हुतीज नहीं, लड़ाई कहीं से भी शुरू होगी। तो दुनिया भर में जितने भी लड़ाके हैं
और सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि अगर जॉर्डन नहीं मानता है तो हो सकता है कि जॉर्डन ही को पहले निपटा दें ये लोग, कि भाई चलो फिर क्योंकि जॉर्डन में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इजराइल को जीतना है तो बहुत आसान लड़ाई जॉर्डन से ही हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत दूर है और यूतीज भी 2000 किलोमीटर है, तो उतनी दूर से तो लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। बिना जॉर्डन के आप तेल अवीव तक नहीं पहुंच सकते। तो हो सकता है कि अभी नेतन्याहू से पहले जॉर्डन को ही निपटा दिया जाए, क्योंकि जॉर्डन इतना मजबूत कंट्री नहीं है। और अमेरिका उधर यूक्रेन का साथ देगा कि नेतन्याहू का साथ देगा कि जॉर्डन का साथ देगा कि ताइवान का साथ देगा, अभी तो सब कुछ भविष्य के गर्त में है ना। मुझे ये लग रहा है कि जॉर्डन ही पहले निपट जाएगा। ये हूती जो कह रहा है ना, वो इजराइल के कह रहा है, लेकिन वो निशाना जॉर्डन है, इसीलिए जॉर्डन से आवाज आ रही है। और अगर इजराइल को जीतना है तो बेसिक नॉलेज भी किसी को युद्ध की है तो उसको पता है कि हम अगर जमीनी लड़ाई छेड़ते हैं तो कहां से हम नजदीक पहुंच सकते हैं। अगर उसको दिल से लड़ाई लड़ना है, तो सांकेतिक लड़ाई लड़ना है तो वो कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन दिल से अगर वो चाहेगा कि हमको आर या पार की लड़ाई लड़ना है तो उसे जॉर्डन के बॉर्डर से घुसना पड़ेगा, तभी तेल अवीव पर कब्जा हो जाएगा। और रहा सवाल अमेरिका का, तो अभी जैसे कैप्टन साहब बोल रहे थे कि अरब जो है, अमेरिका ने बेवजह यूक्रेन युद्ध को करके अपने आप ईरान को रूस के हाथ में दे दिया और चाइना को मजबूत कर दिया। अपने आप मजबूत हो गए वो लोग। ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, ईरान का तेल नहीं खरीदेंगे, अरे भाई मत खरीदो, पूरा चाइना उसका तेल खरीद रहा है। और अगर अरब की समस्या कैप्टन साहब एक और है कि उसके जो बायर्स है ना वो नेटो देश हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 20-25 मकान है और किराया हम खाते हैं बैठ करके, तो अगर हमारा कोई किराएदार सब एक साथ छोड़ दे हमको, तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? दिक्कत ये भी हो जाएगी ना। तो अरब की कोई परेशानी नहीं है ना, तो उसको आर्मी की कोई दिक्कत है ना उसको पैसे की दिक्कत है। और एक बार हम याद दिला दें आपको, बहुत पहले जो टर्की के बादशाह थे वो अरब को भी जीत चुके थे। उस वक्त अरब ने ये कहा कि भाई हम जो है हम छोड़ दे रहे, हम लोग अल्लाह रसूल की बात करेंगे, हमें कोई बादशाह बनने का शौक नहीं है। तो टर्की के बादशाह ने अरब को अपने आप छोड़ दिया, नहीं नहीं आप चलाओ इसको। तो एटोनमस एम्पायर के शुरुआत में अरब को जीत लिया था, तो अरब ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि नहीं नहीं हम कोई नहीं, आप ही चलाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। तब उन्होंने कहा था कि हम दीनी काम करेंगे, हम मजहबी काम करेंगे, हमको कोई लड़ाई या देश चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अरब जो है ना वो एक शांति, एक मजहबी कंट्री है, उसको लड़ाई वड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। कोई आके हमला करेगा तो कह देगा कि ठीक है भाई आप देखो जो देखना है। वो उसके पास एक ऐसी ताकत है कि एक दिन तेल बंद कर देगा ना तो उस कंट्री की हालत खराब हो जाएगी। एक दिन अपना अगर डिपो 1 घंटा बंद कर देना तो कई कंट्री के जो है मूवमेंट रुक जाएगा। वो जानता है कि हमारे पास क्या ताकत है, और दुनिया के लोग भी जानते हैं। इसीलिए अरब ऐसी अपने कस्टमर से कौन छेड़खानी करेगा? आप मान लीजिए कोई दुकान खोले हैं तो अपने ग्राहक से तो कभी मिसबिहेव नहीं कर सकते ना। इसी तरह जो यूरोपीय यूनियन है, जो अमेरिका है, वो अरब का ग्राहक है, तो इसलिए वो कोई बात खुल के इस तरह से नहीं बोलता है जिससे उनकी ग्राहकी खराब हो, क्योंकि फिर लोग उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। तो अरब का एक बहुत सिंपल सा है कि वो एक शांतप्रिय देश है और वो अपने दुनिया भर के लोग उसके ग्राहक हैं, इसलिए वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता है कि हमारी ग्राहकी खराब ना हो, हमारी दुकान चौपट ना हो। उसको हम दुकान ही कहते हैं। बाकी जो है रूस जो है हार रहा था चुनाव यूक्रेन से, पूरी लड़ाई जो है उनकी फेल हो रही थी। जब ड्रोन दिया ईरान ने और ईरान ने सारी मदद दी, तब रूस जाके जीतना शुरू किया, नहीं तो 100 टैंक तबाह कर दिया उसका यूक्रेन ने। और टर्की के ड्रोन उस वक्त यूज कर रहा था यूक्रेन, क्योंकि वो नेटो देश है। बिल्कुल। और इसी दौरान जब हम बात कर रहे हैं कैप्टन साहब, तो यूनुस साहब ने अपडेट किया है कि मुमताज साहब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने सीज फायर करने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे फदील साहब की जिस तरह से सीज फायर से इनकार कर दिया? और मैंने साफ बताया कि भाई
हिजबुल्लाह जो है वो कोई अपने लिए तो जंग लड़ नहीं रहा, कोई लेबनान के लिए तो जंग हुई नहीं थी, जंग तो हुई थी गजा के लिए। और गजा में अभी भी आईडीएफ के फौजी बैठे हुए हैं, वहां पे पूरा जो है अब तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई, कुछ जगहों पे ऐसी खबरें आ रही। क्या कहेंगे फजील साहब कि क्या सीज फायर मुमकिन है या फिर हमले और तेज होंगे, तेज हमले होंगे? क्योंकि आज जो है फादी 6 जो बड़ी मिसाइल है हिजबुल्लाह की, उसकी नुमाइश की है, उसको जाहिर किया है, यानी अपनी ताकत को भी मनवा रहा है। 2 बार, अभी हमारे एक साथी लिखा, सही लिखा, 2 बार आईडीएफ के हेडक्वार्टर पे हमला हो चुका, मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हो चुका, नेतन्याहू के घर तक ड्रोन पहुंच चुका, आज जो है वॉर मिनिस्ट्री पे अटैक हो गया। छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं है, जब छोटा हुआ तो बड़ा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जिस तरह से अभी हमने खबर पड़ी थी कि ईरान जो है चीन से बड़े जो है वो जो जंगी तैयारी खरीद रहा है। तो क्या कहेंगे फजील साहब इस पूरे हालात को? अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सीज फायर का माहौल नहीं है। अभी कोई भी बैकफुट पे नहीं है। सीज फायर तब होता है जब कोई सेना अपनी हार मानना शुरू करे। मुझे लग रहा है, एक मिनट, मुझे लग रहा है कैप्टन साहब बाद में इसको और क्लियर करेंगे कि मुझे लग रहा है कि अगर होगा भी तो नेतन्याहू के साथ नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत कत्लेआम हुआ है, बहुत कत्लेआम हुआ है। देखिए, शुरू में जब हमास के साथ इनका कुछ दिन के लिए युद्धबंदी हुई थी, बीच में 1-1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ था। उस वक्त 3 शर्तें रखी गई थी। एक तो फिलिस्तीन को अलग देश घोषित करना होगा, उसको यूएन ने मान्यता दे दी है तो अलग देश घोषित करना होगा। दूसरा कि जो लोग मारे गए हैं और जो जिनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना होगा इजराइल को, और जो बंधक छोड़े गए हैं वो सारे बंधकों को छोड़ना है। तो इजराइल ये चाहता था कि हमारे सारे बंधकों को छोड़ दे और हम उनके कुछ बंधकों को छोड़ दें, यानी एक के बदले में 10। अगर वो एक छोड़े, वो हम एक छोड़े, वो 10 छोड़े, उस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। 1 हफ्ते का सीज फायर रहा, उसके बाद फिर युद्ध शुरू हो गया। तो अभी भी वो 3 मांग तो है ही और लगातार नुकसान हो रहा है। ईरान का भी नुकसान हुआ, लेबनान का तो हो ही रहा है, हुतीज का तो हो ही रहा है, और सब कुछ के पीछे ईरान का ही हो रहा है। ईरान ने इन सबको बैकअप दे रखा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सीज फायर अभी इन शर्तों के अलावा हो सकता है। सबसे बड़ी शर्त है कि आप फिलिस्तीन को, सिर्फ हमास से अपनी सेना हटाने की बात नहीं है, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की बात है। जब तक कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र, जो 40 साल से जुड़ाई लड़ रहा है, वो मानेगा इससे छोटे, इससे कम पर, कि 40 साल से जो बिना हथियार के, बिना उसके लड़ रहा है, वो इस बिना इंडिपेंडेंट स्टेट यानी आजाद फिलिस्तीन के बगैर वो नहीं मानेगा। चलिए, बंधक तो छूट जाएंगे, वो अलग बात है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छूट सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है वो कि फिलिस्तीन को, मस्जिद अक्सा को ये बिल्कुल आजाद करें और वो फिलिस्तीन के हाथ में दें, तभी हो सकता है। और बीच में एक और बात हुई थी कि मस्जिद अक्सा वाली जो जगह है वो तीनों कंट्री के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फिलिस्तीन, हमास की मांग है कि नहीं, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा और हमारी टेरिटरी में रहेगा, जिसको इजराइल ने नहीं माना था। तो ये सब बातें अभी हैं, इसलिए ये लोग सिर्फ जो है होस्टेस को छुड़ाने की बात चल रही है। अभी का जो सीज फायर है वो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ठीक है, होस्टेस को हम छोड़ दे रहे, आप सीज फायर कर लीजिए, लेकिन बात इसमें बनेगी नहीं। सिर्फ होस्टेज को छुड़ाने की बात नहीं होगी जब तक कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाना, कंपनसेशन देना, मस्जिद अक्सा को फुल चार्ज देना कि वो फिलिस्तीन देश में रहेगा, इन सब बातों के बगैर बात आगे नहीं बन सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और खबर इब्राहिम सामदी ईरानी कमांडर सलामी ने इजराइल से कहा है, हम अंत तक तुमसे लड़ेंगे, हमारे बदले का इंतजार करो। ये ईरान ने कहा है और ईरान तैयारी कर रहा है। लेकिन बुंदेला साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है रजब तैयब अर्दगान के बयान, उन्होंने कहा है कि इब्राहिम भाई, पहले तुर्की अजरबैजान का तेल
जो अपने रास्ते भेजा जा रहा है उसे बंद करे पहले, फिर उस पर यकीन किया जाएगा। 40% तेल तुर्की के रास्ते से इजराइल जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा कि तुर्की ने सिर्फ जुबान से बंद किया है, अंदर से सब चल रहा है। ये उन्होंने कहा है। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है। फजील साहब कैसे देखते हैं आप इसको? ये चूंकि आखिरी गुफ्तगू है, क्या तुर्की, ऐसा नहीं कि एक्शन में नहीं, लेकिन क्या इस वक्त पॉसिबल है? और ईरान ने जो जिस तरह की धमकी दी है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उधर हौती धमकी दे रहा है, इधर आज जो है बहुत ही मजलूमाना हमास ने ऐलान किया पूरी दुनिया से, उधर हिजबुल्लाह जो है वो फादी 6 का कर रहा है सॉरी, और इधर सऊदी अरब वो ईरान के बाद हिंदुस्तान से मिल रहा है और जंग की एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। क्या चल रहा है अगर मुख्तसर में, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं। अनम्यूट कर। हाँ हाँ, 1-1.5 साल पहले तुर्की ने कहा कि हम इजराइल के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। अगले दिन खबर आई कि बहिष्कार केवल पार्लियामेंट की कैंटीन में इजराइल का जो कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो नहीं बिकेगा, बाकी पूरे देश में बिकेगा। तो तुर्की भी एक बयानवीर साबित हो रहा है। अभी तक तो यही है, पहले जहां पूरी दुनिया खलीफा उनको मानती थी, लेकिन अभी इजराइल के मामले में तो वो पूरा बयानवीर ही निकले। कोई भी उनका सामने आज तक आया नहीं। हाँ, अंदर से कुछ कर रहे होंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन पिछली बार तो बड़ी हंसी आई जब हमने सुना कि इजराइल के सामान का बहिष्कार केवल पार्लियामेंट की कैंटीन में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। मतलब पार्लियामेंट की कैंटीन में कोई कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन और दूसरे बेवरेजेस, खाने पीने का सामान इजराइल का बना हुआ नहीं बिकेगा, बाकी पूरे देश में बिकेगा। तो ये भी अच्छा है, दुनिया में जो है उन्होंने संदेश दे दिया। अब दुनिया इतनी पागल नहीं है, अब लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब ये सब चलेगा नहीं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, कोई मेरी जमीन कब्जा कर ले और हम कह रहे हैं कि जाओ, तुमको हमने व्हाट्सएप पर ब्लॉक मार दिया, अब हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो ये तो कोई तरीका नहीं है और पूरी दुनिया में कोई इसको नहीं मानेगा कि बहिष्कार कर दे, ये कर दे। जब तक कि कुछ जमीन पर करके एग्रेशन दिखना चाहिए, जैसे एग्रेशन दिखता है हुती का, ईरान का, हिजबुल्लाह का, ये 3 का एग्रेशन तो बहुत दिखता है, लेकिन बाकी लोग का एग्रेशन दिखता नहीं। हाँ ठीक है कि सभी लोग मदद कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को इस पर कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। ये बता दे। ईरान का जो हमने कहा कि ईरान ने जो कहा है वहां के कमांडर ने कि जवाब का इंतजार करे इजराइल, वो तो ठीक है, ईरान का तो एग्रेशन दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। और आज की डेट में ईरान जो है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप बन गया। जो पहले तुर्की से उम्मीद लोग करते थे, वो तुर्की से उम्मीद हट के अब शिफ्ट हो गया ईरान की तरफ। पूरी दुनिया का मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो खलीफा बना करके तुर्की को देख रहा था, वो शिफ्ट हो गया ईरान की तरफ। तो अब उनको लगता होगा कि भाई ईरान आगे निकल रहा है तो कुछ हम भी बीच बीच में बोलते रहें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो तुर्की इजराइल के सामने ही पड़ता है, बीच में साइप्रस है, इस तरफ तुर्की है और इस तरफ इजराइल है। तो साइप्रस भी टर्की के ही टेरिटरी में है, वो कोई बाहर थोड़ी है। बीच में टर्की का डिस्टरबेंस भी हुआ था साइप्रस को लेकर कि इजराइल साइप्रस पे भी कब्जा करना चाहता है कि साइप्रस हमारी टेरिटरी में आ जाए। तो ये जो है चल रहा है, लेकिन अभी इस पर हम लोग कोई मतलब नहीं चर्चा करने का, ये अभी चर्चा से बाहर का विषय है।